वार्ड संख्या 25 मीना मस्जिद के पास रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में 11 लोग घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। चूरू शहर के वार्ड संख्या 25 स्थित मीना मस्जिद के पास बीती रात दो पक्षों के बीच हुए विवाद में 11 लोग घायल हो गए। आपसी रंजिश के चलते अचानक एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच लाठी सरिया और लोहे के पाइप चलने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के 11 लोग गंभीर घायल हो गए। घटना के बाद दोनों पक्षों के घायलों को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण बन गया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शनिवार सुबह 8 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल में लाए घायलों में वार्ड संख्या 25 निवासी 70 वर्षीय इकबाल, 40 वर्षीय जाकिर, 18 वर्षीय रमजान, 21 वर्षीय मोहम्मद शेख, 18 वर्षीय आसिफ, 27 वर्षीय अब्बास, 17 वर्षीय शाहिद, 24 वर्षीय आसिफ, 35 वर्षीय रुस्तम, 24 वर्षीय शाहिद और 24 वर्षीय लुकमान आदि शामिल बताए गए। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही अस्पताल में घायलों से पूछताछ कर मामले की जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच रंजिश चल रही है, जो बीती रात हिंसा में बदल गई। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस द्वारा घायलों के पर्चा बयान लेकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस दोनों पक्षों के बयान लेकर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। तारानगर में दिन दहाड़े 22 वर्षीय कॉलेज छात्रा पर चाकू से हमला। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। घायल छात्रा को जयपुर किया गया रेफर। चूरू जिले की शिक्षा नगरी कहे जाने वाले तारानगर में शनिवार को दिन दहाड़े हुए खौफनाक घटनाक्रम ने पूरे इलाके को दहला दिया। यहां पंचायत समिति के पास कॉलेज में प्रैक्टिकल देने जा रही 22 वर्षीय छात्रा पूजा पर उसके ही दोस्त ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गांव हरिपुरा निवासी पूजा सुबह कॉलेज में प्रैक्टिकल देने जा रही थी। तभी गांव भलाऊ का रहने वाला उसका दोस्त विकास बाइक से वहां पहुंचा। अचानक उसने गुस्से में पूजा के गले पर चाकू से कई वार कर दिए, जिससे वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ी। आसपास मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए आरोपी को काबू में किया और पुलिस के हवाले कर दिया। घायल छात्रा को तुरंत बाइक से तारानगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चूरू रेफर कर दिया गया। चूरू में भी उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया है। यहां उसके 6 यूनिट के करीब ब्लड चढ़ाया गया। घटना की सूचना पर डीएसपी रोहित सांखला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए और पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच शुरू कर दी। डीएसपी ने बताया कि पूजा और विकास के बीच लंबे समय से दोस्ती थी, लेकिन हाल ही में आपसी कहासुनी के चलते आरोपी नाराज चल रहा था। इसे रंजिश में उसने वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात से शहर में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है और मामले में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तारानगर से एक पेशेंट रेफर हुई थी, यंग फीमेल पेशेंट थी और काफ़ी वुंड थे क्रिटिकल कंडीशन में। इमरजेंसी में ऑन ड्यूटी सीएमओ द्वारा अटेंड करके पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए संबंधित चिकित्सक, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, ईएनटी डॉक्टर सबको बुला करके घंटे भर तक पेशेंट को स्टेबल करने का प्रयास किया गया। काफ़ी वुंड, ओपन वुंड थे, स्टिच करना और कुछ ब्लीडिंग के सोर्स थे, जिसके कारण से इंटरकोस्टल ड्रेन चेस्ट ट्यूब डालने की भी ज़रूरत पड़ी और 4 से 5 यूनिट ब्लड लगाने पड़े पेशेंट को। और उसके बाद भी ऑनगोइंग थोड़ा ब्लड लॉस था और कार्डियोथोरेसिक सर्जन की ज़रूरत लग रही थी सर्जन को, तो आगे की ट्रीटमेंट के लिए फिर उसको जयपुर रेफ़र किया गया। 4 से 5 यूनिट ब्लड यहाँ चढ़ाना पड़ा हमको और 1 से 2 यूनिट ब्लड हमने साथ में भी भेजा है, क्योंकि पेशेंट के काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका था। बादशाह कॉलोनी में साल 2022 में पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा। दोनों ने की थी लव मैरिज। डीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला। चूरू की बादशाह कॉलोनी में साल 2022 में पत्नी की गला दबाकर हत्या के मामले में शनिवार को डीजे कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। डीजे कोर्ट ने पत्नी के कातिल पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साल 2015 में आदिल ने शाहीन से लव मैरिज की थी। इसके बाद भी आदिल के किसी अन्य युवती से अवैध संबंध थे, जिसमें पत्नी शाहीन रोड़ा बन रही थी। आदिल ने अवैध संबंधों की वजह से अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए शाहीन की उसी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
एडवोकेट सलीम खान ने दोपहर 12 बजे करीब बताया कि आदिल ने 2 अगस्त 2022 की रात अपनी पत्नी शाहीन का चुन्नी से गला घोंटकर बेरहमी से कत्ल कर दिया था। आदिल का एक युवती से अवैध संबंध था, जिसके चलते वह शाहीन से नफरत करने लगा। उस रात शाहीन घर में अकेली सो रही थी, तभी आदिल ने उसकी जान ले ली। घटना की सूचना सुबह शाहीन के भाई को मिली, जिसने तुरंत पुलिस को खबर दी। मृतका के ताऊ अयूब खान ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आदिल के परिवार पर भी साजिश के आरोप लगाए गए थे। डीजे कोर्ट ने 25 गवाहों के बयान, 68 दस्तावेजी साक्ष्य, 6 आर्टिकल्स के आधार पर इसे हत्या मानते हुए आदिल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आदिल ने न केवल पत्नी के भरोसे को तोड़ा, बल्कि उसकी जिंदगी भी छीन ली। न्यायालय ने उसे भारतीय दंड संहिता की धाराओं में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आज आदिल को आजीवन कारावास से दंडित किया है 302 के अंदर। मामला इस प्रकार से था कि ये अपनी पत्नी के साथ बादशाह कॉलोनी के अंदर रहता था। इन बिटवीन क्या हुआ, इन दोनों के आपस में संबंध खराब हो गए, आपस में झगड़ा फसाद होने लगा। इसके बाद में फिर ये आदिल वहाँ किसी अन्य लड़की के साथ में और उसके कोई अफेयर शुरू हो गए, तो ये इसको मारना चाहता था। इसी रंजिश को लेकर और इसने 2 अगस्त 2022 को उसकी चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद में लड़की के चाचा की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद में आदिल को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद के अंदर इन्वेस्टिगेशन के बाद इसका चार्जशीट पेश की गई सेशन कोर्ट चूरू के अंदर। उसके बाद 304B के साथ में 302 विकल्पित धारा के तहत चार्जशीट पेश की गई। तमाम गवाहों के सबूत और डॉक्यूमेंट एग्जिट होने के बाद, आर्टिकल एग्जिट होने के बाद आज जिला सेशन न्यायाधीश महोदय चूरू ने आदिल को 302 के अंदर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। चूरू से दिल्ली तक सफर होगा आसान। वंदे भारत एक्सप्रेस 25 सितंबर को दौड़ेगी पटरियों पर। चूरू के लोगों के लिए अब दिल्ली तक का सफर आसान हो जाएगा। बीकानेर दिल्ली कैंट के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का रेलवे ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यह अत्याधुनिक ट्रेन 25 सितंबर को बीकानेर से दिल्ली चलेगी। शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन यात्रियों को इसकी सुविधा मिल पाएगी। वंदे भारत सुबह बीकानेर से रवाना होकर यह ट्रेन 7:55 पर चूरू पहुंचेगी। केवल 5 मिनट के ठहराव के बाद ये दिल्ली की ओर बढ़ेगी और 11:55 पर दिल्ली कैंट पहुंच जाएगी। यानी चूरू से दिल्ली कैंट तक का सफर महज 4 घंटे में तय होगा। वापसी में वंदे भारत दिल्ली कैंट से शाम 4:45 पर रवाना होगी और यह 8:20 पर चूरू पहुंचेगी। अब तक दिल्ली जाने के लिए यात्रियों को सामान्य ट्रेनों में लंबा सफर करना पड़ता था या बस कार का सहारा लेना पड़ता था। वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से चूरू के लोगों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा। कामकाज, शिक्षा, चिकित्सा या पर्यटन, हर उद्देश्य के लिए दिल्ली अब कुछ ही घंटों की दूरी पर होगी। रेलवे ने तैयारियां पूरी कर ली है। बीकानेर से रतनगढ़ तक हाल ही में ऑनबोर्ड उपकरणों की जांच भी पूरी की गई है। टिकट बुकिंग जल्द शुरू होने की संभावना है। ट्रेन का मेंटेनेंस बीकानेर में ही होगा, जिससे संचालन की गुणवत्ता सुनिश्चित रहेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस न केवल समय बचाएगी, बल्कि यात्रा का नया अनुभव भी देगी। ढाडरिया बणी रोहतान में लगा ग्रामीण सेवा शिविर, विधायक हरलाल साहड़ ने किया अवलोकन। चूरू पंचायत समिति क्षेत्र की ढाडरिया बणी रोहतान ग्राम पंचायत में शनिवार को आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। शिविर का अवलोकन करने पहुंचे चूरू विधायक हरलाल साहड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से गुणवत्तापूर्ण सेवाएं अब गांवों तक आसानी से पहुंच रही है। साहड़ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित इन शिविरों में राजस्व, सामाजिक न्याय, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, कृषि समेत कई विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है, जिससे आमजन की शासन प्रशासन तक पहुंच सरल हुई है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे शिविरों का अधिकतम लाभ उठाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। कार्यक्रम में सहारण के साथ विक्रम सिंह कोटवाद और करणी सिंह मौजूद रहे। अतिथियों ने ढाडरिया बणी रोहतान निवासी राजू कंवर को स्वामित्व योजना के तहत पट्टा प्रदान किया। राजू कंवर ने कहा कि इस दस्तावेज से वे बैंक से ऋण लेकर पक्का मकान बना सकेंगी, जिससे जीवन स्तर में सुधार होगा। तहसीलदार अशोक गोरा ने मौके पर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। राजस्थान कायम खानी महासभा द्वारा भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित। राजस्थान कायम खानी महासभा द्वारा शनिवार को कायम खानी छात्रावास में भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में नवनिर्मित हॉल का उद्घाटन प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया और फतेहपुर शेखावटी विधायक हाकम अली खान ने संयुक्त रूप से किया। समारोह की अध्यक्षता आजम अली खान ने की। समारोह में छात्रावास के विकास कार्यों में सहयोग देने वाले करीब 95 भामाशाहों को शॉल ओढ़ाकर, साफा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चूरू जिला इकाई अध्यक्ष मुंशी खां चांद खानी ने छात्रावास का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए दानदाताओं के योगदान को सराहा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि भामाशाहों की उदार भावना से ही समाज की शैक्षिक और सामाजिक प्रगति संभव है। उन्होंने छात्रावास को युवाओं के सर्वांगीण विकास का केंद्र बताते हुए अधिक से अधिक सहयोग का आह्वान किया। समारोह में बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे और उत्साहपूर्वक दानवीरों का सम्मान किया गया। चूरू और रतननगर के 16 केंद्रों पर हुई चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 8,659 अभ्यर्थी रहे उपस्थित। जिले के चूरू और रतननगर में शनिवार को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई। कुल 16 परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों का उत्साह देखने को मिला। एडीएम अर्पिता सोनी ने शाम 7 बजे करीब बताया कि शनिवार को परीक्षा में 10,176 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 8,659 ने भाग लिया, जबकि 1,517 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली, जिसमें 5,088 पंजीकृत में से 4,334 परीक्षार्थी उपस्थित हुए और 754 नहीं पहुंचे। दोपहर 3 से 5 बजे तक हुई दूसरी पारी में 5,088 में से 4,325 ने परीक्षा दी, जबकि 763 अनुपस्थित रहे। परीक्षा शुरू होने से लगभग 2 घंटे पहले ही केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लग गई। प्रवेश प्रक्रिया 1 घंटा पहले आरंभ की गई, जिससे अभ्यर्थी समय पर कक्षाओं तक पहुंच सके। पहचान पत्र मिलान, तलाशी और बायोमेट्रिक सत्यापन की कड़ी प्रक्रिया के बावजूद व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित रही। नकल रोकने को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष निगरानी दल और पर्यवेक्षकों को तैनात किया। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से गतिविधियों पर नजर रखी गई। साथ ही मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सख्त प्रतिबंध रहा।